नमस्कार छात्रों, मैं हूँ शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर से। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा हिंदी युवक भारती में सम्मिलित 10वां पाठ ओजोन विघटन का संकट दूसरा भाग पढ़ेंगे। ओजोन विघटन का संकट एक लेख है, वैज्ञानिक लेख है, विज्ञान पर आधारित है और इस पाठ के लेखक हैं कृष्ण कुमार मिश्र जी। हमने पहले भाग में देखा है लेखक परिचय, विधा परिचय। पाठ परिचय में भौतिक विकास के कारण उत्पन्न होने वाले समस्याएं, प्रदूषण और ओजोन क्या है, यह ओजोन कहाँ स्थित है और ओजोन की उपयोगिता क्या है। अब हम आज के इस वीडियो में उर्वरित भाग इस पाठ का देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं ओजोन विघटन क्यों होता है, क्यों हो रहा है, उसके क्या दुष्परिणाम हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, साथ ही साथ विघटन को कम करने के क्या उपाय बताए गए हैं, यह देखेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, तरह तरह की दवाइयाँ, रंग रोगन से लेकर प्रशीतक तक और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान है। देखिए, प्रशीतक का अर्थ है किसी भी चीज को ठंडा करने की प्रक्रिया। प्रशीतन का अर्थ है फ्रीज करना। सन 1930 से लेकर या उससे पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया वायु और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों का खुलकर इस्तेमाल होता रहा। आज हम देखते हैं इसके इस्तेमाल से अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां निर्माण हो रही हैं। उदाहरणार्थ, ये गैसें तीक्ष्ण हैं और मानव स्वभाव के लिए ये हानिकारक हैं। अतः वैज्ञानिकों को एक अरसे से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों को उपाय के रूप में प्रयुक्त कर सके।
इस क्रम में 30 दशक से थॉमस मेडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFC कहा जाता है, नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि मानी जाती है। अध्ययन से यह पाया गया है कि रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं क्योंकि ये रसायन रंगहीन हैं, गंधहीन हैं, अक्रियाशील हैं, साथ ही साथ अज्वलनशील भी हैं। इस तरह ये आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए। इसके बाद जो प्रशीतन में CFC का इस्तेमाल चल पड़ा, प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई। तदनंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा और घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ, रंग रोगन से लेकर फ्रिज, एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा। यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि आजकल विकास की दौड़ का हिस्सा बनकर हम सभी संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ, रंग रोगन, फ्रिज तथा एयर कंडीशनिंग में प्रशीतन का अहम स्थान है। यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसों का खुलकर इस्तेमाल होता रहा, जो अत्यंत तीक्ष्ण होने के कारण मानव स्वभाव के लिए वे हानिकारक बताते हैं। CFC यौगिक का एक खास गुण रहा है। अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड में, जिसे हम CFC कहा जाते हैं, उसका एक खास गुण यह है, खास विशेषता यह है कि ये कभी नष्ट नहीं होते। जहाँ पड़े रहते हैं, जहाँ उसका हवा से, ऑक्सीजन से या किसी भी वायु से संपर्क आ जाए, पर वे कभी नष्ट नहीं होते। इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन। वे हवा के साथ उड़ भी नहीं जाते। यहाँ तक कि जहाँ वे पड़े रहते हैं वहाँ पर उनका अपघटन नहीं होता, मतलब वे सड़ते नहीं, उसमें सड़ाव का गुण नहीं है, खराब होने का गुण नहीं है, वे नष्ट भी नहीं होते। अपघटन का अर्थ है धीरे धीरे नष्ट होना, पर यहाँ वे धीरे धीरे भी नष्ट नहीं हो पाते। लेखक आगे बताना चाहते हैं उसके गुण के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में, कि ये पानी में भी घुल मिल नहीं जाते।
यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इसके इस्तेमाल में आने वाले जो भी यौगिक हैं, जो भी मिश्रण हैं, आखिर उनका होता क्या है। जब यह पानी में घुल मिल नहीं जाते, उनका ऑक्सीडीकरण नहीं हो पाता, उनका अपघटन नहीं होता, वे नष्ट नहीं होते, तो आखिर यह सवाल पैदा होता है कि इसका परिणाम होता क्या है। आखिर यह मिश्रण किस अवस्था में कहाँ पड़ा रहता है। सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक रोलैंड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया। उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक खोज खबर की, अनुसंधान किया और अनुसंधान के बाद उन्होंने यह लिखा। उनका यह शोध प्रबंध 1974 में नेचर नामक प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जो पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई। रोलैंड ने जो लिखा था अनुसंधान के रूप में, उस अनुसंधान के रूप में लिखा हुआ वह लेख नेचर नाम के पत्रिका में, प्रतिष्ठित पत्रिका में छप कर आया, जिसे पढ़कर विश्व में हलचल मच गई। उन्होंने लिखा कि अपने पत्र में रोलैंड ने निष्कर्ष दिया कि ये यौगिक का अर्थ है दो या दो से धातु का मिश्रण, उनके तत्वों का मिश्रण। निष्कर्ष दिया कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। देखिए, प्रशीतन के लिए जिन वायुओं का, जिन गैसों का प्रयोग किया गया, वे गैस धरती पर जो ओजोन वायु है, इस नष्ट को उन्होंने धीरे धीरे नष्ट कर दिया है। शुरू में लोगों ने रोलैंड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी, उन्होंने महत्व नहीं दिया। कुछ लोगों ने उन्हें पर्यावरण का आतंकवादी घोषित कर दिया। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया। लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलैंड की बात सही साबित हो गई। इंग्लैंड के संशोधकों ने, अनुसंधानकर्ताओं ने रोलैंड के इस विचारों पर उन्होंने खोज खबर की, शोध किया, अनुसंधान किया और उससे यह साबित कर दिया कि रोलैंड की बात वास्तव में सच साबित हो रही है। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की बात की, बल्कि ओजोन की परत काफी छीज चुकी है। इंग्लैंड के अनुसंधानकर्ताओं ने, शोधकर्ताओं ने यह भी साबित कर दिया कि रोलैंड की बात वास्तव में सही नहीं है, बल्कि उससे ओजोन की परत को नुकसान पहुंच रहा है, उसकी झीज हो रही है, उसमें छेद हो रहे हैं, उसमें होल हो रहे हैं और धीरे धीरे ओजोन कम होते जा रहा है, ओजोन का क्षय हो रहा है। यह भी सिद्ध करके उन्होंने दिखाया। उसकी वजह से वहाँ एक छिद्र, बड़ा सा छिद्र हो गया है दक्षिण ध्रुव में। अमेरिकी उपग्रह निम्बस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलैंड की बात की पुष्टि हुई है।
ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत के छीजने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेक तरह की त्वचा संबंधी व्याधियां निर्माण हो जाएगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या दिन ब दिन लाखों में बढ़ने लगेगी। विद्यार्थी मित्रों, ओजोन के विघटन होने से, विघटन का अर्थ फिर एक बार मैं आपको बता देता हूं कि नाश होना, क्षय होना या घट जाना। ओजोन दिन ब दिन घटते जा रहा है, उसका क्षय होने लगा है। इस क्षय होने की वजह से लेखक उसके दुष्परिणामों को यहाँ बताना चाहते हैं और दुष्परिणाम बताते हुए कहते हैं कि अगर सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें, मतलब अति नील किरणें, यह जैसा क्या वैसा अगर धरती पर आने लगेंगी तो धरती के तापमान में वृद्धि हो जाएगी, भूमंडल का तापमान बढ़ने लगेगा। वैसे भी हम देखते हैं कि विश्व में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। उसके साथ साथ अगला परिणाम बताते हुए कहते हैं कि पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायरस किरणें अगर इस धरती पर आते रहेंगी तो त्वचा संबंधी अनेक व्याधियां, अनेक रोग निर्माण हो जाएंगे। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगेगी। मित्रों, मैंने अभी कुछ दिन पढ़ा है कि जो धरती पर ओजोन की परत है, उस परत में दक्षिण ध्रुव में जो वेस्ट इंडिया है, इस वेस्ट इंडिया के ऊपर छेद हो गया है, जिसकी वजह से उस छेद से पराबैंगनी किरणें जैसा क्या वैसा वेस्ट इंडीज़ की धरती पर फैल रहे हैं, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ के लोगों का रंग काला पड़ रहा है। इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों को त्वचा से संबंधित अनेक रोग निर्माण हो रहे हैं। उन्हें वहाँ संघर्ष करना पड़ रहा है। कैंसर जैसी बीमारियाँ वहाँ पर फैलने लगी हैं। तो यहाँ पर हम ओजोन विघटन का यह परिणाम देख सकते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि CFC रसायन चूँकि हवा से बहुत हल्का होता है, अतः इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर सीधे वे वातावरण में ऊंचाई तक पहुंच जाता है, ऊंचाई तक वे चला जाता है। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर वहाँ पर जो गैस होती हैं, उनके साथ उनका यौगिक हो जाता है, मतलब मिश्रण हो जाता है, संयोग हो जाता है, और उस संयोग से जो पराबैंगनी किरणें उसके संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर जहाँ इनका प्रकाश अपघटन होता है, उनका संयोग होता है, उनका मिश्रण होता है, और धीरे धीरे वहाँ वे गैस नष्ट होते हैं। मतलब अपघटन मतलब धीरे धीरे नष्ट होना। तो वहाँ पर ऊंचाई पर वे नष्ट होते हैं। आगे बताते हैं कि फोटोलिसिस मतलब अपघटन। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन से युक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदलने का प्रयास करता है। इस तरह ओजोन का ह्रास होने से
ओजोन की परत धीरे धीरे छिजते जा रही है, मतलब घटते जा रही है, उसका क्षय होते जा रहा है। वस्तुतः आज ओजोन क्षत्रि जो कुछ है, इस क्षत्रि का अस्तित्व ही संकट में आया हुआ है। वह जिस जीएफसी को हम निष्क्रिय समझते हैं, वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1,00,000 अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। देखिए, क्लोरीन मुक्त मूलक जो कुछ होता है, वह ओजोन के गैस को 1,00,000 अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में उसे बदल देता है कि जो ऑक्सीजन हमारे लिए हितकारक है। मतलब सीएफसी में पाया जाने वाला जो गुण है, वह गैस, वह गुण ओजोन को नष्ट करने लगा है, जिसकी वजह से आगे चलकर हमें ऑक्सीजन भी मिल नहीं पाएगा। ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया के कारण ओजोन में कमी आ रही है। यहाँ सोचने की बात यह है, गौर तलब करने की बात यह है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में सीएफसी की खपत 9 लाख टन थी। देखिए, हर देश, मतलब जो विकसित देश हैं, ऐसे विकसित देश सीएफसी को खरीदकर ओजोन का निर्माण जो करना ऑक्सीजन का निर्माण जो करना चाहते हैं, तो सीएफसी की खपत पूरे विश्व में 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ है कि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर मौजूद जो छिद्र है, वह उस छिद्र का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाल के वर्षों में उत्तरी ध्रुव के ऊपर भी ओजोन विघटन और ओजोन आवरण के छिद्र पाए जा रहे हैं। उसकी भी सूचना दिन ब दिन मिलते जा रही है और यह हमारे लिए चिंता की बात है, सोचनीय बात है, चिंतनीय बात है, लेखक बताते हैं। ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई। ओजोन पर विचार करने के लिए दुनिया के जितने भी देश हैं, उसमें से कुछ देशों ने एक बैठक ली जर्मनी के ऑस्ट्रिया राज्य के वियना शहर में। तो यह इस वियना शहर में 1985 में जो बैठक हुई, वहाँ पर यह निर्णय लिया गया। देखिए आगे क्या लिखा है। बाद में सितंबर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में बैठक हुई। पहली बैठक 1985 में जर्मनी के ऑस्ट्रिया राज्य के वियना शहर में हुई। तो दूसरी बैठक 1985 में कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में जो मसौदा तैयार किया गया, उस मसौदे को अंतिम रूप मॉन्ट्रियल शहर में दिया गया। वियना में जो मसौदा तैयार किया गया था, जो नियमावली तैयार की गई थी, उस नियमावली को अंतिम रूप इस कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में दिया गया।
उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इसके तहत, इसके अनुसार यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती करें। जिस CFC का खुलकर प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से ओजोन का क्षय हो रहा था, इस ओजोन के क्षय को रोकने के लिए अनेक देश एकत्र आकर CFC की खपत को कम करने का प्रयास किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि 1995 तक इसका 50% हिस्सा कम कर दिया जाए। 1997 तक 85% की कटौती करने का निर्णय लिया और वे कटौती कर रहे हैं। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर आने लगा। देखिए विद्यार्थी मित्रों कि 1997 तक 85% कटौती करने का निर्णय लिया गया। मसौदे के कई बिंदुओं पर जो विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, इन देशों में मतभेद होने लगा। मसौदा था कि गैर CFC प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण। विकासशील देश चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करें और ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार हैं। विकासशील देशों का यह कहना था कि विकसित देशों ने ही CFC का ज़्यादा प्रयोग किया है और उसे कम करने का खर्चा वे ही उठा ले। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में CFC की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी। देखिए विद्यार्थी मित्रों कि जो मसौदा तैयार किया गया था, पर दिन ब दिन उसका आंकड़ा बढ़ते गया और 1990 तक 12 लाख टन की खपत बढ़ती गई। यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि जिसकी 30% जिम्मेदारी विकसित देशों को उठाना पड़ी। भारत का प्रतिशत उस समय 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका ने 50 गुना इसका लाभ उठाया था। 50 गुना इसका प्रयोग CFC का उसने कर लिया था। इसलिए विकासशील देश इस पर आने वाला जो भी खर्चा है वह खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं थे। जिन देशों ने विकास के नाम पर इसका प्रयोग किया था, CFC को उपयोग में लाया था, उन्हीं देशों को इसका खर्च उठाना पड़ेगा, यह विकासशील देशों का कहना था। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीक में कुछ विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग वहां पर की गई। देखिए, प्रशीतन मतलब किसी भी चीज़ को ठंड करने के लिए जिस CFC का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में, और जो पुरानी टेक्निक या तकनीकी का जो प्रयोग किया जाता है उसके स्थान पर कोई दूसरा परिवर्तन लाने का निर्णय इस बैठक में लिया गया। यहाँ
विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। विकासशील लोगों के वजह से विकसित देशों को उनको छूट देने का निर्णय लिया गया और उन्हें रियायत दी गई, छूट दी गई। इसके अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ CFC के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को भी धन मुहैया कराया गया। देखिए विद्यार्थी मित्रों कि CFC के विकल्प के लिए नया खोज किया गया। नए खोजों के अंतर्गत विकासशील जो देश हैं उन देशों को धन की पूर्तता कराई गई या धन उन्हें पहुंचाया गया मदद के लिए, और उस मदद मुहैया के आधार पर विकासशील देशों ने भी इसमें साथ देने का प्रयोग किया। 1910 तक विकासशील देश CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे। विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों ने भी 2010 तक CFC का इस्तेमाल करना बंद करने का निर्णय उन्होंने भी ले लिया और आज उसके परिणाम देखने के लिए भी मिल रहे हैं। इस दौरान विकसित देश नए प्रशिक्षकों की खोज में विकासशील देशों की आज मदद कर रही है। तो ठीक है विद्यार्थी मित्रों, हम यहीं पर रुकेंगे और इस भाग में हमने जो भी कुछ पढ़ाया है शायद उसे आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे, और अगर नहीं भी समझेंगे तो फिर एक बार दो बार उसे पढ़कर उसे सुनकर आप समझ पाएंगे। अब यहीं पर हम रुकते हैं।